गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाचन तंत्र के अंदर हम पढ़ रहे थे जिसमें हमारे सारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, आरनाल, पाचक ग्रंथियाँ, ये सारे कंप्लीट हो गई। हमने पिछले क्लासों के अंदर इनको कंप्लीट किया है। आज हमारा टॉपिक है पाचन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे आरनाल के अंदर, आरनाल के जो विभिन्न भाग होते हैं, उन विभिन्न भागों के अंदर भोजन गुजरता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि वो कौन कौन से भाग हैं और उनके क्या क्या कार्य है, किस भाग में भोजन कितनी देर तक रुकता है, उस भाग की संरचना क्या है वगैरह सारे हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो पाचन होता है, अलग अलग भागों के अंदर जो भोजन जाता है, तो उन भागों के द्वारा कौन से एंजाइम स्रावित किए जाते हैं और एंजाइम के अलावा हम कहेंगे और कौन से पदार्थ उसमें मिलते हैं, कहाँ कहाँ भोजन का पाचन होता है, इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमाशय के अंदर भोजन की पाचन की प्रक्रिया को समझाइए, या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आंत के अंदर भोजन की पाचन की प्रक्रिया को समझाइए, या कभी छोट में उसमें केवल ग्रहणी के अंदर पाचन की प्रक्रिया को समझाइए, या कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, केवल प्रोटीन के पाचन को समझाइए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पाचन की क्रियाविधि के अंदर, अब पाचन की क्रियाविधि के अंदर अपना मुख्य 5 बिंदु लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण, इंजेशन, सबसे पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद में पाचन, डाइजेशन, फिर अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, फिर स्वांगीकरण, एसिमिलेशन और फिर लास्ट के अंदर बहिक्षेपण, इजेशन। ये जो पॉइंट है ये मुख्य रूप से पाचन की क्रियाविधि के अंतर्गत आते हैं। यानी हम कहेंगे कि सबसे पहले जो आता है वो है भोजन का अंतःग्रहण। यानी हम पाचन को, अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है कि भोजन को मुख के द्वारा, मुख गुहिका में ग्रहण करने की प्रक्रिया भोजन का अंतःग्रहण कहलाती है। इसमें अंतःग्रहण के अंदर मनुष्य के जो हाथ होते हैं वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ये तो सामान्य प्रोसेस है, हम सबको पता है कि हम भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं। मुख गुहिका के अंदर ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद में हम क्या कहेंगे कि कृंतक दांतों के द्वारा भोजन को काटा जाता है। फिर या जैसे मांसाहारी लोग होते हैं तो वे रत्नक दांतों के द्वारा भोजन को चीरते हैं, और फिर अग्र चौर्णक व चौर्णक दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें यह भी आता है कि पाचन की जो प्रक्रिया, शुरुआत के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पाचन है वो क्या है, एक जल अपघटनीय प्रक्रिया है। इसके अंदर हम कहेंगे जलापघटन की प्रक्रिया के द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में तोड़ा जाता है। चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, इन सभी के जटिल अवयवों को तोड़कर सरल अवयवों में रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है वही तो पाचन है। तो हम कहेंगे यदि बड़े रूप से देखा जाए तो पाचन की प्रक्रिया, अंतःग्रहण के बाद में जो अंतःग्रहण हो गया जिसमें हम कहेंगे दांतों के द्वारा भोजन को काटा जाता है, फिर
हम कहेंगे जो दाढ़ होती है, चौर्णक है, अग्र चौर्णक है, उनके द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है। जीभ के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को इधर उधर अपन कहेंगे दांतों के नीचे भेजा जाता है और पाचन की प्रक्रिया होती है। तो ये तो हो गया भोजन का अंतःग्रहण। उसके बाद में जो अगला स्टेप है वो है भोजन का पाचन, डाइजेशन। तो भोजन के पाचन के लिए हम कहेंगे दो प्रोसेस आते हैं। एक होती है हम कहेंगे भौतिक प्रक्रिया या हम कहेंगे भौतिक पाचन, जिसको मैस्टिकेशन कहा जाता है। दूसरा है रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया। अब भौतिक के अंदर क्या होगा, भौतिक प्रक्रिया या इसको अपन कहेंगे यांत्रिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जिसमें भोजन को चबाना, भोजन को निगलना और कर्मानुकुंचन या कर्माकुंचन, ये प्रोसेस होता है। किसमें, भौतिक प्रोसेस के अंदर, भौतिक प्रक्रिया के अंदर, पाचन के अंदर हम पढ़ेंगे कि जैसे ही भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है तो अंतःग्रहण के बाद में हम कहेंगे दांतों के द्वारा भोजन को, कृंतक दांतों के द्वारा भोजन को काटा जाता है, अग्र चौर्णक व चौर्णक के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, फिर लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो लार होता है वह लार भोजन को लसलसा बनाता है और फिर लसलसा बनने के बाद में भोजन को निगला जाता है। और निगलने के जब जैसे अपन निगलते हैं भोजन को, जिसको डिग्लूटिशन कहा जाता है, भोजन को निकलना क्या कहलाता है, डिग्लूटिशन कहा जाता है, डिग्लूटिशन, भोजन को निगलना। और फिर हम कहेंगे आगे जब भोजन है वो ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय तक पहुंचता है तो उसमें कर्माकुंचन गति होती है, कर्माकुंचन गति के द्वारा है वो भोजन है वो आगे पहुंचता। तो ये तो आता है भौतिक प्रोसेस के अंदर। जबकि रासायनिक प्रोसेस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के मिलने पर भोजन का पाचन है वो किस प्रकार होता है, जिसको हम रासायनिक प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे। अब यदि पाचन की प्रक्रिया हम देखते हैं तो सबसे पहले मुख गुहा में पाचन, अलग अलग ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, आमाशय में किसका पाचन होता है, या आमाशय में पाचन की प्रक्रिया को समझाइए। हम जब एलिमेंट्री कैनाल की संरचना पढ़े थे तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे ये दो ओष्ठों के द्वारा गिरी हुई संरचना मुख कहलाती है। हम हाथ से भोजन को लेकर मुख में डालते हैं, मुख के द्वारा मुख गुहा में डालते हैं, तो मुख गुहा के अंदर भोजन को चबाया जाता है, ठीक है। और दांत भोजन को चबाने, कूतरने, चीरने, फाड़ने का कार्य करते हैं, जबकि जीभ है वो क्या करती है, भोजन को दांतों के नीचे बार बार डालती है और साथ ही लार ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित लार है वह भोजन के अंदर मिलता है और भोजन को क्या करता है, लसलसा बनाता है। तो हमें पता है कि जो हमने भोजन ग्रहण किया है तो उसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट होता है, हम कहेंगे उसमें प्रोटीन होती है, वसा होती है, अल्प मात्रा में खनिज, लवण व विटामिन्स पाए जाते हैं और जल की मात्रा होती है। ये जो 6 घटक है वो विभिन्न प्रकार के अनुपातिक रूप में उपस्थित होते हैं, जिसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो इन सभी जो अलग अलग पदार्थ जिसमें हम मुख्य रूप से हम कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और प्रोटीन, तो इनका अलग अलग पाचन होता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। हम भोजन किससे प्राप्त करते हैं, पादपों से।
पादप उत्पाद जो होते हैं उनको उनके द्वारा ग्रहण करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। तो हमें पता है कि पादपों के अंदर जो संचित भोजन होता है वो किसके रूप में होता है? स्टार्च या मंड के रूप में होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि एक एंजाइम मिलता है टाइलिन, या इसको हम क्या कहेंगे? लारिये अल्फा एमाइलेज, लार से स्रावित होने वाला, तो या लार के अंदर पाए जाने वाला एमाइलेज, लारिये अल्फा एमाइलेज, या इसको हम टाइलिन भी कहते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें हम कहेंगे ज़्यादातर जो टाइलिन एंजाइम की मात्रा उसमें होती है। सबसे पहले तो एंजाइम हम पढ़ चुके हैं आप कि भाई एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम या हिंदी में कहते हैं विकर, एंजाइम ही जो होते हैं या ये विकर ही होते हैं जो भोजन के कठोर अवयवों जटिल अवयवों को तोड़कर उसको सरल अवयवों में बदलने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्च या मंड है, ये पॉलीसेकेराइड है जिसको टाइलिन या लारिये अल्फा एमाइलेज की उपस्थिति के अंदर तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? हम कहेंगे माल्टोज या माल्ट्रायोज प्लस लिमिट अल्फा डेक्स्ट्रीन। कई ज़्यादा सामान्य किताबों के अंदर सीधा माल्टोज ही लिखा हुआ मिलता है, या माल्ट्रायोज भी अपन कहेंगे इसमें बनता है, और सीमित मात्रा के अंदर अल्फा डेक्स्ट्रीन का निर्माण होता है। अब ये अल्फा डेक्स्ट्रीन क्या होते हैं? हम कहेंगे इस अल्फा डेक्स्ट्रीन का अर्थ होता है कि इसमें 3 से 9 ग्लूकोज अणु, ये 3 से 9 ग्लूकोज अणु होता है, या 3 से 9 ग्लूकोज अणुओं से बनी हुई जो संरचना वो क्या कहलाती है? डेक्स्ट्रीन कहलाती है। जबकि माल्टोज हमें पता है कि यह एक प्रकार की मोनोसेकेराइड है जो किससे बनती है? हम कहेंगे ग्लूकोज के अणु, 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलने से बनती है। तो स्टार्च यानी मंड किस एंजाइम की उपस्थिति के अंदर? टाइलिन किस में पाया जाता है? लार के अंदर। तो यह क्या करेगा? माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी जटिल एक सेकेराइड को सरल सेकेराइड में बदलने का कार्य करता है। अब यहाँ ध्यान रखना कि यह टाइलिन है, यह इस स्टार्च या मंड का पूर्ण रूप से पाचन नहीं करता, केवल इसका 30% भाग ही, 30% भाग है वो क्या करेगा? इस स्टार्च या मंड का पाचन करेगा। बाकी इसका जो शेष पाचन रहता है वो हम कहेंगे आगे छोटी आंत के अंदर हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखना कि पक्की हुई पके हुए स्टार्च का ही पाचन टाइलिन करता है। इसलिए तो हम भोजन को पकाकर खाते हैं, ताकि जो हमारे को जो भोजन के अंदर स्टार्च की मात्रा होती है वो कुक्ड हो जाती है, पक जाती है, तभी उसका पाचन है टाइलिन करता है। यदि कच्ची स्टार्च है, पकी हुई नहीं है, तो उसका पाचन टाइलिन के द्वारा नहीं होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर हम कहेंगे ये जो टाइलिन के मिलने के कारण क्या होता है? भोजन है वो लसलसा हो जाता है, और एक भोजन की क्या बन जाती है? लुगदी बन जाती है, जिसको बोलस कहा जाता है। यहाँ जो भोजन है वो क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। अब यह बोलस है जो आगे प्रवेश करता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यहाँ पर मुख्य गुहा में पाचन होता है। कई बार देखा होगा जब हम रोटी को ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो हमें मीठी लगती है, क्योंकि ज़्यादा देर तक चबाने पर
हमें माल्टोज है वो अधिक मात्रा के अंदर प्राप्त होगा, या हम कहेंगे कि यह जो स्टार्च का जो पाचन हो रहा 30% उससे ज़्यादा पचाने से लार ज़्यादा मिलेगा, टाइलिन ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण हम कहेंगे इसकी मात्रा अधिक प्राप्त होती है। अब मुख्य गुहा में पाचन के बाद में भोजन है वो बोलस रूप में परिवर्तित हो जाता है, बोलस बन जाता है। अब यह जो बोलस बनी हुई संरचना जो होती है वह आगे ग्रसनी में प्रवेश करती है। तो हमें पता है कि ग्रसनी के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद में भोजन है वो ग्रसिका में प्रवेश करता है और ग्रसिका के अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। ग्रसिका के अंदर भोजन कर्मानुकुंचन गति के द्वारा प्रवेश करता हुआ आगे आमाशय में प्रवेश करता है। तो मुख्य गुहा में पाचन के बाद में अगला स्टेप आता है आमाशय में पाचन। हमें पता है कि आमाशय के अंदर भोजन है वो काफ़ी देर तक रहता है, भोजन 5 से 6 घंटे तक है वो आमाशय में पाया जाता है। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का स्राव किया जाता है। हमने पढ़ा था कि आमाशय की जो भित्ति है जिसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें कौन कौन सी कोशिकाएं हमने पढ़ी थी, गोबलेट सेल पाई जाती हैं। गोबलेट सेल क्या करती हैं, हिंदी में इसको गोबलेट सेल या क्लश कोशिकाएं कहते हैं, जो श्लेष्मा का स्राव करती है। श्लेष्मा क्या करेगा, हम कहेंगे आमाशय की भित्ति को भोजन से दूरी बनाए रखेगा। कहने का मतलब उनके बीच में एक लेयर बना लेता है, स्तर बना लेता है। इसके अलावा इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, जाइमोजन सेल्स पढ़ा था। जाइमोजन कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये क्या करते हैं, जाइमोजन कोशिकाएं हम कहेंगे पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन निष्क्रिय एंजाइमों का स्राव करती है, जिसको पेप्टिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। पेप्टिक सेल्स जो पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन का स्राव करती हैं। ये दोनों जो होते हैं ये निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने इसकी पढ़ी थी एक ऑक्जेंटिक सेल्स भी पढ़ी थी, अम्लजन कोशिकाएं या पैराइटल सेल्स भी पढ़ी थी। ये पैराइटल सेल्स क्या करती हैं, हमें पता है HCl का स्राव करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करेगा, सीधा सा बात है कि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाएगा, क्योंकि जो मुख्य गुहिका होती है, मुख्य गुहिका के अंदर जो लार स्रावित होता है तो उसमें एक तो हमने पढ़ लिया था एंजाइम टाइलिन, एक और एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन के साथ में आए हुए विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। ध्यान रखना कि जो लाइसोजाइम एंजाइम है, यहाँ लिख रहा हूँ, लाइसोजाइम भोजन के साथ में आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और उसमें भी कौन से बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ये ध्यान रखना भाई। ग्राम पॉजिटिव, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनको नष्ट करने का कार्य करता है। क्यों, ये जो लाइसोजाइम ये क्या करेगा, बैक्टीरिया जो आया तो बैक्टीरिया की जो बाह्य झिल्ली होती है उस बाह्य झिल्ली का लयन करता है, जिसके कारण क्या होता है, हम कहेंगे बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाता है। जो और इसके अलावा हम कहेंगे जो लार ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर लवण भी पाए जाते हैं,
जो हम लार ग्रंथियों के अंदर पढ़ चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, वे क्या करते हैं, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही भोजन पहुँचता है आमाशय के अंदर तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, HCl स्रावित होता है। ये पहला ही इसका कार्य होता है कि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। साथ ही कैल्शियम व लोहे के या आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। इसके अलावा भोजन के साथ में आए जीवों को मारने का कार्य करता है, भोजन के कठोर भागों को गलाने का कार्य करता है। ये तो इसके सामान्य कार्य। ठीक है, मुख्य इसका कार्य क्या होता है, हमें पता है कि जो जाइमोजन और जाइमोजन कोशिका होती है उसके द्वारा स्रावित पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन जो होते हैं इनको ये सक्रिय करने का कार्य करता है। जैसे तो हम यहाँ लिख रहे हैं पेप्सिनोजन कैसा है, निष्क्रिय। एक बात याद रखना, जिसके आगे जन लग पेप्सिनोजन जन लगता है या प्रो लगता है वे निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो पेप्सिनोजन किसमें कौन आएगा इसके ऊपर, HCl, क्या बनेगा, पेप्सिन। पेप्सिन कैसा है, सक्रिय। ठीक है, यानी जो पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में था उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय पेप्सिन बदलेगा। अब ये जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है, थोड़ी सी मात्रा के अंदर वसा का भी पाचन होता है। तो प्रोटीन को पेप्सिन जो है ये पाचन करेगा या तोड़ेगा, किसमें, हम कहेंगे प्रोटियोजेज, प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन्स। प्रोटियोजेज व पेप्टोन्स। तो ध्यान दीजिएगा, पेप्सिनोजन था निष्क्रिय अवस्था में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या किया, पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदला। अब यह पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। पूर्ण रूप से पाचन यहाँ पे भी प्रोटीन का नहीं होता है। तो प्रोटीन को पेप्सिन है वो प्रोटियोजेज व पेप्टोन्स में तोड़ने का कार्य करता है। ये प्रोटीन का जटिल रूप है, यहाँ से प्रोटीन है वो सरल रूप में टूटती है या सरल अवयवों के अंदर टूटती है। साथ ही जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं के अंदर रेनिन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि हमें पता है कि नवजात जो शिशु होते हैं 6 माह तक तो केवल माँ का दूध पीते हैं। तो दूध के अलावा उनके पास में कोई दूसरा भोज्य सामग्री नहीं होती है। तो दूध के पाचन के लिए रेनिन है वो अति आवश्यक होता है, क्योंकि दूध है वो तरल पदार्थ होता है, और तरल पदार्थ है वो आमाशय में ज़्यादा देर तक नहीं रुककर आगे ग्रहणी में चला जाता है, जिसके कारण दूध का पाचन नहीं हो पाता है। तो रेनिन है उसको क्या करता है, दूध को पचाने में सहायक होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो रेनिन की मात्रा कम हो जाती है। ओल्ड जो पुरुष होते हैं, प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं, उनमें रेनिन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण उनमें दूध का पाचन नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि इसमें कैसिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। कैसिनोजन प्रोटीन जो होती है ये क्या है, दुग्ध प्रोटीन है। दुग्ध प्रोटीन कैसिनोजन है। ये हम कहेंगे पहले तो वो ही सेम है, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यदि प्रोरेनिन HCl है वो क्या करेगा, ये प्रोरेनिन है वो निष्क्रिय अवस्था के अंदर है, इनएक्टिव अवस्था के अंदर ये सक्रिय रेनिन में बदल जाएगा। रेनिन जो क्या है, एक्टिव है,
सक्रिय है। अब रेनिन क्या करेगा, ये जो कैसिनोजन प्रोटीन है, दुग्ध प्रोटीन, इसको यह कैसीन में कन्वर्ट करेगा। कैसीन, ये कैसिनोजन है जो दुग्ध के अंदर घुलनशील प्रोटीन है, इसको यह अघुलनशील करेगा, अघुलनशील। फिर ये जो कैसीन है, कैसीन को आगे रेनिन ही पैरा कैसीन में बदलेगा। पैरा कैसीन, फिर पैरा कैसीन कैल्शियम के साथ में क्रिया करके कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदलता है। ठीक है, यह कैल्शियम पैरा कैसीनेट दही के समान गाढ़ा बन जाता है। हमें पता है कि भाई जो दूध होता है वह एक तरल पदार्थ है, यदि इसको ठोस या अर्ध ठोस में नहीं बदला जाता है तो यह आमाशय में रुकता नहीं है, न रुककर आगे ग्रहणी में चला जाता है और ग्रहणी के अंदर दूध का पाचन बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर रेनिन कैसीन में, कैसीन को रेनिन पैरा कैसीन में, फिर कैल्शियम आयनों के साथ में यह क्रिया करके कैल्शियम पैरा कैसीनेट का निर्माण करता है जो दही के समान गाढ़ा हो जाता है। अब इसके ऊपर वापस कौन क्रिया करेगा, पेप्सिन। पेप्सिन है वो इसको क्रिया करके किस में बदल देगा, वापस पेप्टोन्स में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रोटीन का यहाँ पाचन हुआ, क्या बना, पेप्टोन्स। तो दुग्ध जो प्रोटीन है उस दुग्ध प्रोटीन का भी लास्ट में पेप्सिन है वो उसको किस में बदलता है, पेप्टोन्स में बदलता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता है, आंशिक पाचन होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम कहेंगे कि जो वसा होती है, वसा का भी आंशिक पाचन होता है जिसको जठरीय लाइपेज, जठरीय लाइपेज है वो इसका पाचन करता है। किस में कन्वर्ट करेगा, हम वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। तो यहाँ आप कह सकते हो कि वसा का भी आंशिक पाचन होता है, किसके थ्रू, जठरीय लाइपेज। किस में कन्वर्ट करेगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। तो यहाँ इतना ही पाचन होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आमाशय के अंदर पाचन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिल्कुल ही नहीं होता है, आंशिक रूप से प्रोटीन व वसा का पाचन होता है। जबकि मुख गुहा के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है, 30% तक है वो मुख गुहा में पाचन हुआ था। अब यहाँ पर हमें पता है कि जब भोजन है मुख गुहिका के अंदर पाचन हुआ था, उसके बाद में एक लुगदी नुमा संरचना बन गई थी जिसको हम बोलस कहते हैं। यह बोलस है वो आमाशय में प्रवेश करता है और आमाशय में प्रवेश करने के बाद में ये सारे प्रोसेस के थ्रू जब पाचन होता है तो अब भोजन की स्थिति है वो क्या बन जाती है, कायम बन जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कायम में। अब ये जो कायम बना हुआ भोजन है वह आगे ग्रहणी में प्रवेश करता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के अग्नाशयी रस के द्वारा पचित होकर अंतिम जो उत्पाद बनेगा वो क्या कहलाएगा, काइल कहलाएगा। तो किस प्रकार भोजन का ग्रहणी के अंदर पाचन होता है, ग्रहणी के अंदर कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, किस प्रकार पित्तरस आकर मिलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर मिलता है और फिर ग्रहणी में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।